रोल अदा करती हैं, बहुत ही सार्थक रोल अदा करती हैं और हमें ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत ही सहायक होती हैं। तो ऐसे ब्राइट होरिजन स्कूल के इस स्कूल को मैं बार बार प्रणाम करना चाहूँगा। और इस स्कूल के जो 4 फाउंडर मेंबर्स हैं, जो इसके प्रणेता हैं, चारों बहुत बड़े लीडर्स हैं, ग्रेट लीडर्स हैं, डायनेमिक लीडर्स हैं और इन सभी के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हमारे नौशाद कलीम सर जी हैं, एस फरहान सर जी हैं जो कि आज के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, नूरुल हुसैन सर जी हैं जो कि टेक्निकल के महा विद्वान हैं, उत्कट विद्वान हैं, जिनके द्वारा हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छे ढंग से मिलती है, बहुत कुछ वो सिखाते हैं। क्योंकि टेक्निकल में तो हमारी तरह मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन नूरुल हसन जी के द्वारा हम लोग भी बहुत बहुत कुछ जान गए हैं, सीख गए हैं, समझ गए हैं। और दिलीप कुमार राणा सर, सभी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और और सॉरी सर, मंच पर मंचासीन हमारे बहुत सारे साथी, हमारे अग्रज, हमारे भाई बंधु, हमारी माताएं बहनें सब यहाँ विराजित हैं। तो मैं कुछ लोगों का नाम लेने का जरूर प्रयास करूंगा। जैसे हमारे ग्रेट लीडर राज कपूर सर जी हमको मंच पे दिख रहे हैं, एमडी मुख्तार सर जी दिख रहे हैं, अजय चौधरी सर जी दिख रहे हैं, सैयद शरफुद्दीन सर जी दिख रहे हैं, वी.के. त्यागी जी दिख रहे हैं, योगेंद्र कुमार जोगी जी दिख रहे हैं, भारत कुमार सर जी शायद नहीं हैं, वो हमेशा रहते हैं। अब किस कारण से नहीं है, क्योंकि वो जब नहीं होते तो मंच थोड़ा सा सूना सूना अधूरा सा लगता है। हमारे एम.एल. चौहान सर जी दिख रहे हैं, नरसू गौड़ जी दिख रहे हैं, गौड़ा जी दिख रहे हैं, और आज की शानदार होस्टिंग कर रहे हैं हमारे मंगेश सर जी, जो बहुत ही लाजवाब होस्टिंग करते हैं। इतनी शानदार होस्टिंग करते हैं कि होस्टिंग आपसे सीखने लायक है। कैसे होस्टिंग की जानी चाहिए वो आपसे सीखना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए। मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ, कभी होस्टिंग का मौका मिला तो मैं आपका अनुसरण जरूर करना चाहूँगा। पहली बार जब मंच पर होस्ट कोई भी होस्ट होस्ट नहीं था, होस्टिंग करने के लिए तैयार नहीं था, तो आप स्वयं आए थे और इतनी लाजवाब होस्टिंग की थी। पहली बार मैंने आपकी होस्टिंग उसी समय सुना था और मैं आपका कायल बन चुका हूँ। तो ऐसे मंजेश सर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ हमारे एमडी मकबूल सर जी हैं, मोहम्मद शहजाद जी हैं, कन्हैया प्रजापति जी हैं, डॉक्टर गौतम तिवारी सर जी हैं, संजीव गांधी जी हैं, राजेश साहू सर जी हैं, राजकिशोर पाल जी हैं, उमा शंकर जी हैं, मोहम्मद इम्तियाज़ आलम सर जी दिख रहे हैं, सीताराम शाह जी दिख रहे हैं और बहुत सारे हमारे साथी लोग दिख रहे हैं। मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबसे मैं क्षमा चाहूँगा। और हमारे मातृशक्तियों में हमको ममता बेहरा मैम जी दिख रही हैं, जिनका उद्बोधन बहुत ही लाजवाब होता है। मैंने कई बार उनको सुना है, वो भी इस मंच पर मौजूद हैं। मैं उनको स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आग्रह भी करना चाहूँगा कि इस मंच पे भी वो नित्य प्रत आती रहें और इस मंच को भी शोभा बढ़ाती रहें। और हमारी देव सीमा मैम जी दिख रही हैं, सुमन स्वीटी मैम जी हैं, सुनीता देवी जी हैं और बहुत सारी मातृ बहनें दिख रही हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, क्रिप्टो करेंसी हम लोगों के लिए नई चीज थी और क्रिप्टो करेंसी क्या है ये तो हम सभी लोग धीरे धीरे अवगत हो गए हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है। फिर भी मैं नटशेल में थोड़ा सा रखना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल करेंसी भी हम कह सकते हैं और कहते भी हैं। यह एक तरह का डिजिटल एसेट्स होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए हम करते हैं या कर सकते हैं या किया जाता है। ये जो करेंसी है, क्रिप्टोग्राफी का इसमें इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी हम लोग कहते हैं क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध और इसका एक फिजिकली लेन देन बिल्कुल नहीं हम कर सकते। फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते, उसको हम छू नहीं सकते, एक दूसरे को हैंड टू हैंड नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब कि जैसे हम फिएट करेंसी को दुकान पे जाके चला देते हैं, किसी को बाई हैंड दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का भी कोई हाथ नहीं होता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट या किसी भी बोर्ड का अधिकार नहीं रहता है, जिसके चलते इसके मूल्य को
रेगुलेट नहीं किया सकता। हालांकि इसके रेगुलेशन की प्रयास हो रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में इसकी रेगुलेट होने लगे। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज की जगह गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। तो संक्षेप में क्रिप्टो करेंसी तो ये रहा। और क्रिप्टो करेंसी में के खिलाफ हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो कई बार मैं मंचों पर रख चुका हूँ। और हमेशा से हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके खिलाफ रहा है। उसको हमेशा ये लगता रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर इस तरह से काम होने लगा है, इसका प्रचलन बढ़ गया, तो जो उनका बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो कहीं न डगमगा जाए, आने वाले समय में कहीं वो बिल्कुल निर्मूल न हो जाए, उसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाए। तो ये डर हमेशा से हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सताता रहता था। और इस डर की वजह से वो हमेशा क्रिप्टो करेंसी के चलन के खिलाफ हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहता रहा है। और समय समय पर सभी लोग उससे अवगत होंगे कि तमाम सारे प्रतिबंध लगाने का वो प्रयास करता रहा है, तमाम सारी रिपोर्टिंग समय समय पर करता रहा है, न्यूज़ आइटम पब्लिश करता रहा है। और जहाँ तक मुझे डेट याद आ रही है, 6 अप्रैल 2018, शायद अगर मैं सही मुझे याद आ रहा है तो यही डेट थी। उसने 2 तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। वो प्रतिबंध क्या लगाए थे? पहला प्रतिबंध ये लगाया था कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी में अपना काम करना बंद कर दें। क्रिप्टो करेंसी मतलब आप ये भी समझ लीजिएगा जैसे कि आप वर्चुअल करेंसी कह सकते हैं, इंटरनेट करेंसी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो ऑनलाइन इस तरह से करेंसी का लेन देन या काम होने लगा है, उस पर उसका वो था मेनली बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी और कुछ कॉइन्स जो चल रहे थे उस पे भी उसका आक्षेप था कि ये सब इस तरह से नहीं होने चाहिए, ऑनलाइन इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन इस तरह से बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो उसने जो प्रतिबंध लगाए, पहला ये लगाया था कि इस पे जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करना बंद करते हैं। और दूसरा प्रतिबंध ये लगाया, वो क्यों लगाया? जितने भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे जितने भी बैंक हैं, वो सब कैसे काम करते हैं? अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सब उसके आप कह सकते हैं एक तरह से मातहत होते हैं। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइंस होती हैं, जो भी डिक्टेट होते हैं, जो भी उनका डायरेक्शंस होता है, ऑर्डर्स होता है, कमांड्स होता है, वो मानना ही पड़ता है। दूसरा प्रतिबंध ये लगाया कि सारे फाइनेंशियल सिस्टम यानी सारे बैंक्स उन लोगों से अपने रिलेशन समाप्त कर लें जो कि क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में डील कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही भयंकर परिणाम हुआ। वही हुआ कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो में काम कर रहे थे और उनका अकाउंट विभिन्न बैंकों में था। तो बैंकों ने सब जितना अकाउंट था सब फ्रीज कर दिया, लोगों का सारा लेन देन अवरुद्ध हो गया। तो हाहाकार मच गया, बहुत लोग बहुत परेशान हुए। इस मंच पे भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो उस समय क्रिप्टो में काम कर रहे हों, उनके भी अकाउंट्स हों, तो उन्होंने भी बहुत परेशानी झेली होगी। तो सब लोगों ने मिल के, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज थी जो क्रिप्टो में काम करती थी, उन्होंने एक अपना यूनियन बनाया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उन्होंने केस फाइल किया। इसी तरह जो इंडिविजुअल लोग काम कर रहे थे, हमारी आपकी तरह मैन टू मैन अलग अलग काम कर रहे थे, उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया और उन्होंने भी मिलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। तो वो ये पिटीशंस क्लब कर दी गई। क्लब का मतलब एकजाई कर दी गई, इकट्ठा कर दी गई, कंसोलिडेट कर दी गई कि सबकी सुनवाई एक साथ होगी। इसी तरह विभिन्न हाई कोर्ट्स में, वेरियस हाई कोर्ट्स में भी इसको लेके तमाम पिटीशंस फाइल हुई थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब ये कह दिया कि किसी हाई कोर्ट्स को इस पे कोई जजमेंट नहीं देना है, बल्कि सारे जो इस तरह की पिटीशंस थी विभिन्न हाई कोर्टों में, वेरियस हाई कोर्ट्स में, वो सब संदर्भित कर दी गई, यानी ट्रांसफर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए। उसमें कुछ लोगों की पिटीशन इस तरह भी आई थी कि क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में भी
2-3 पिटीशंस आई थी, तो वो भी सब इकट्ठा कर दी गई। मैं बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि कई बार मैं इस बात को रख चुका हूँ। तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी सुनवाई हुई। करेंसी क्या है, अलग अलग देशों में करेंसी की डेफिनेशंस थोड़ी अलग हैं, तो वो सब देखा गया। कॉइन्स वगैरह जो इस तरह से चल रहे हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, वो कैसे कैसे चल रहे हैं, उनका लेन देन कैसे होता है, और उसका क्या परिणाम हो सकता है फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम पर, वो सब देखा गया। और इसमें एफएटीएफ का भी बहुत बड़ा वो था। एफएटीएफ को सभी एफएटीएफ को हमेशा ये लगता रहा था कि ये जो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होने लगा है, उसमें हवाला का भी जिक्र आया है, तो मैं बहुत उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं बहुत समय लगेगा। तो एफएटीएफ को ये लगता था कि इसमें टेरर फंडिंग होने लगेगी और मनी लॉन्ड्रिंग होने लगेगी। ये दो चीज़ों की उसको आशंका हमेशा से बनी रहती थी। और आप लोगों को याद होगा जब ट्विन टावर्स, अमेरिका के ट्विन टावर्स पर ओसामा बिन लादेन के गुर्गों ने हमला करके उसको क्षति पहुंचाई थी, तो उसके बाद एफएटीएफ की आशंका और बढ़ गई। उसके बाद एफएटीएफ और हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको हम रा बोलते हैं, ये और इसी तरह तमाम सारे विभागों ने मिलकर एक प्लानिंग के तहत, उसमें विदेशी विदेशी भी विभाग, तमाम ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे, कि इसको पकड़ा जाए कि इन लोगों का रैकेट कैसे चलता है। तो इन लोगों ने बहुत हैवी ट्रांसमीटर जगह जगह फिक्स किए और उससे इन लोगों ने जो कन्वर्सेशन हो रहा था टेररिस्ट के बीच में, वो रिकॉर्ड हो गया। तो उसके आधार पर एक टेररिस्ट को पकड़ा गया जिसका नाम, अगर शायद अली शुक्री अमीन नाम था। उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हुआ, उसने स्वीकार किया कि हाँ साहब, हम लोग इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में करते हैं, हम लोग असलहों की खरीद फरोख्त में करते हैं, हम लोग इसको निर्देशित करते हैं कि कौन सी आतंकवादी गतिविधियां कहाँ पे चलानी है, कैसे क्या क्या करना है। तो ये सारी चीजें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी कुछ बहस में आई। बहुत डिटेल में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैटर को कंसीडर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। कोई भी पॉइंट, माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट ऑब्जर्व करने से छूटा नहीं है, और हर चीज को उन्होंने ऑब्जर्व करते हुए अपनी फाइंडिंग्स दी है। और वो कंक्लूजन, कौन से कंक्लूजन पे किस लिए पहुंच रहे हैं, वो सब पूरा व्याख्या किया उन्होंने, डिटेल से सब बताया है। और लास्टली उन्होंने ये पाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये सर्कुलर जारी किया है, जिसपे प्रतिबंध लगा दिए, 2 प्रतिबंध लगा दिए थे, वो निराधार हैं और वो बेबुनियाद हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि जो क्रिप्टो में काम हो रहा है वो एक तरह से सहायता ही हो रही है बैंकों की। और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर 6 अप्रैल शायद 2018, ये डेट मुझे याद आ रही है, वो उसको खारिज कर दिया। बहुत खुशियां छा गई जब पिटीशन अलाउ हो गई, बहुत खुशियां छा गई लोगों में। और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा जमा था। पंजाब नेशनल बैंक बॉम्बे की एक शाखा में एक अकेले आदमी का 32 करोड़ रुपया था। इसी तरह न जाने कितने कितने करोड़ रुपए बहुत लोगों को थे। तो रिजर्व बैंक, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि जिन लोगों के पैसे फ्रीज हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन बैंकों को तुरंत डायरेक्शन निर्गत करे कि वो सारे बैंक जिन लोगों को पैसा फ्रीज किया है तुरंत डिफ्रीज करें, और पैसा वापस करने के दिनांक तक जो मार्केट रेट का ब्याज है, ब्याज सहित पैसा वापस करें। तो इस तरह क्रिप्टो करेंसी पे जो प्रतिबंध लगा दिया गया था हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये शायद मार्च 2020 का, 4 मार्च 2020 का ये जजमेंट है। 180 पेज का जजमेंट है, 3 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये जजमेंट है। और आप लोगों को अच्छी तरह याद भी होगा कि 2022 में फाइनेंस बिल भी आया, जिसमें हमारी
यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने इसकी चर्चा की थी और उसमें 30% टैक्स वगैरह लगाने की बात की थी। तो इस बिल में ये बताया गया था कि कोई भी भारतीय, जो कि हम सभी लोग हैं, इंडियन रेजिडेंट हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, माइनर्स हो, अगर वो वहां पे क्रिप्टो करेंसी का नाम न लेकर के उन्होंने वीडीआई शब्द का इस्तेमाल किया था, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का, यानी इसको हम क्रिप्टो कहते हैं। तो वीडीआई में, क्रिप्टो में या एनएफटीज में ट्रांजैक्शन अगर करता है तो उसको अपनी क्रिप्टो करेंसी या एसेट्स का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, कितना क्या उसका उसने प्रॉफिट कमाया है, सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा, छिपाना नहीं होगा, छिपा नहीं सकता है। और उसके गेन्स यानी जो भी प्रॉफिट है उस पर उसको टैक्स भी देने होंगे। तो जब ये बात आई तो लोगों ने समझा कि गवर्नमेंट ने शायद परमिट कर दी, मंजूरी दे दी, ये एक बिल्कुल हरी झंडी दे दी क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट ने केवल क्रिप्टो करेंसी के टैक्स की बात की थी। इस पर सवाल भी पूछा गया था कि सवाल उनसे पूछा गया था जो इसके, क्या नाम, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, देखिए अभी शायद मुझे नाम याद आ जाए, इसके जो सेक्रेटरी थे, तो उनसे सवाल हुआ था, तो उन्होंने इस पर कहा था कि हम इसको एसेट्स मान के, जैसे एसेट्स होते हैं, एसेट्स मीन्स जैसे प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति हम लोगों की होती है, तो इसको हम एसेट्स मान करके इस पे हम टैक्स लेंगे। और 3 टैक्सेबल इवेंट्स होते हैं जिन पर हमें टैक्स देना होता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि कन्वर्ट करना अपने क्रिप्टो को इंडियन रुपीज में। पहला क्या है? क्रिप्टो को इंडियन रुपीज में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी दशा में हमको टैक्स देना होगा। दूसरा है कन्वर्ट करना अपने क्रिप्टो को किसी दूसरे क्रिप्टो में या एनएफटीज में। अपने क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में या एनएफटीज में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ऐसी भी दशा में हमको टैक्स देना है। जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज बाई करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो का यूज करके, तब 3 चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि फ्लैट 30% लगेगा। गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है, हमको इसका किताब भी रखना होगा कि कब कितना हमने कहाँ ट्रांजैक्शन किया, क्या हमारा प्रॉफिट रहा, सब चीज को हमको अपने ध्यान में रखना होगा, नोट डाउन करना होगा। तो फ्लैट 30% जो है वो टैक्स हमको देना है। उसके ऊपर सरचार्ज और 4% सेस भी देना है। ये ध्यान रखिएगा, केवल प्रॉफिट पर ही 30% टैक्स हमें देना है। पर ये सरचार्ज क्या है? सरचार्ज भी कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि सरचार्ज भी हमको देना है। तो ये सरचार्ज है क्या? तो सरचार्ज जो है ये फिक्स नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है, यानी हर व्यक्ति के लिए अलग होता है उनकी इनकम के ऊपर, क्योंकि हर व्यक्ति की इनकम भी अलग है। कोई कुछ कमाता है, कोई लाखों कमाता है, किसी किसी की इनकम करोड़ों तक पहुंचती है। तो इसी तरह जैसे सबकी इनकम वेरी करती है तो सरचार्ज का अमाउंट भी जो है वो सबके लिए भिन्न भिन्न होता है, वेरी करता है, डिफरेंट होता है। सरचार्ज अमीर लोगों के लिए होता है ताकि उन पर और टैक्स बर्डन लगाया जा सके। इसको समझिएगा, सरचार्ज जो है, जो रिच पर्सन हैं, जो फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं, उन्हीं लोगों के लिए मेनली होता है ताकि उन पर टैक्स बर्डन जो है और लगाया जा सके। और सेस मेनली उन लोगों पर लगता है जो प्रमोट करते हैं, जैसे हेल्थ या एजुकेशन जैसी सर्विसेज को, उन पर ये सेस लगता है। यहाँ डिडक्शन हमें कोई नहीं मिलने वाला है, किसी तरह का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। जैसे हम अपना आईटीआर भरते हैं तो उसमें तमाम एक्सपेंसेस इधर उधर दिखा देते हैं और डिडक्शन भी टैक्स में पा जाते हैं। क्रिप्टो में डिडक्शन नाम की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कुछ नहीं है फिलहाल अभी तक। जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं
उन्हें डिडक्ट करना अलाउ नहीं होता है। जो सिर्फ कॉस्ट बार बार कॉस्ट ऑफ इक्वेशन होगा, बस वही जो है डिडक्ट करने के लिए अलाउ होगा। डिडक्ट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्वेशन होगा, बस वही अलाउ होगा। हम गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि साहब हमने एक्सचेंज को इतनी फीस दी है, हमने ब्रोकर को इतनी फीस दी है, मुझे इंटरनेट का इतना एक्सपेंस लगा है, इसको हम साहब डिडक्ट हम करना चाहते हैं, इसको हमारा डिडक्ट किया जाए, तो हम नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं रखना चाहूँगा, यदि हमने 50,000 का बिटकॉइन खरीदा और उसको 70,000 रुपये में बेच दिया, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्वेशन हुआ वो है 50,000 रुपये। जितने का हमने बिटकॉइन लिया था, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जो सेल प्राइस है उसमें से परचेज प्राइस को घटाना होगा। यानी 70,000 में से हम 50,000 अगर घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इस तरह हमारा प्रॉफिट जो हुआ वो 70,000 में से 50,000 अगर निकाल दें हम, तो 20,000 रुपये हुआ। हमें टैक्स हमारे इसी प्रॉफिट, जो हमारे प्रॉफिट है, हमारा गेन है, इसी पर खाली देना होगा। इसमें हम किसी भी चीज का डिडक्शन नहीं कर सकते हैं कि हमारे इस मद में इतने इतने खर्चे हुए, यहाँ पे ये खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ, कोई भी डिडक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। यहाँ पे कोई सेट ऑफ नहीं है। सेट ऑफ क्या है? यदि हमें एक क्रिप्टो में मान लिए प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी क्रिप्टो में हमें लॉस हो रहा है, तो हम इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं मुजरा कर देना या इसको एडजस्ट कर देना। तो वो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। उसको प्रॉफिट में से हम काट नहीं सकते हैं, ना ही हम उसे किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसा कि स्टॉक मार्केट में जनरली हो जाता है कि कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे लेकिन ये चीज़ें अलाउ नहीं है। स्टॉक मार्केट में जनरली ये सब अलाउ है, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम रखना चाहेंगे, सॉरी सर, हमने मान लीजिए 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया और जरा मैं एक गिलास पानी लेना। हमने 1,000 रुपए का अगर प्रॉफिट हमें कहीं से हुआ, मान लिया हमने बिटकॉइन खरीदा, उसमें 1,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, और 500 रुपए का लॉस, मान लीजिए इथेरियम भी हमने ले रखा है, इथेरियम में मान लीजिए हमको 500 रुपए का लॉस हो गया। तो हम गवर्नमेंट को ऐसा नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट से ऐसा नहीं कह सकते कि 1,000 रुपए में से 500 रुपए सेट ऑफ कर दें। जहाँ लॉस हुआ कि लॉस वाला हम घटा दें, एक जगह 1,000 का फायदा हुआ, दूसरी जगह 500 का लॉस हुआ, तो 500 रुपये हम मुजरा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सेट ऑफ करने के लिए हमको परमिशन नहीं है। और सिर्फ 500 रुपये के ही हम टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट को हमारे लॉस से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट, हम चाहे जितना लॉस में आ जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को हमारे फायदे पे डायरेक्टली 30% का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। टीडीएस की बात हमने रखी थी कि टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड ऑफ सोर्स जो है, गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से लेकर जितने भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस 10,000 से ऊपर के हुए हैं, उन ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस 1% का टीडीएस गवर्नमेंट ने लगाया है। 1 जुलाई 2022 से जितने भी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन हुए उस पर 1% का टीडीएस लगाया है। पर ये जरूरी नहीं है कि हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, उस चीज को मैं नहीं रखना चाहूंगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेकिन उसमें बहुत क्लियरिटी नहीं है, तो मैंने उसको पढ़ा था कहीं, लेकिन उस चीज को मैं आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहूंगा। जितने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर हमें 30% टैक्स देना ही पड़े, तो जैसे कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे कि हमें सैलरी मिलना, क्रिप्टो के अंदर हमें स्टेकिंग के रिवार्ड्स मिलना, हमें माइनिंग रिवार्ड्स मिलना, हमारी पेमेंट रिसीव होना, हमें एयर ड्रॉप्स रिवार्ड्स मिलना।
सॉरी सर, फोन आने लगा था। तो इस तरह, क्योंकि ये हमारी इनकम की तरह है, हमारी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, इसको क्लियर समझिएगा, क्लियरिटी के साथ। जो हमारी इनकम है उस पर हमको टैक्स नहीं देना है, उस पर कैलकुलेशन नहीं होगा टैक्स का। हमारी इंडिविजुअल इनकम टैक्स रेट के हिसाब से जो हमारा क्रिप्टो में बिजनेस करने से जो प्रॉफिट है उसी पर हमको टैक्स देना होगा। हमें एक चीज याद रखना होगा कि ये जो एक्टिविटीज करके हमें जो भी क्रिप्टो मिल रही है, और हम जो है उस क्रिप्टो को होल्ड करके रखते हैं और एकदम से सेल नहीं करते हैं, उसको बेचते नहीं हैं, तो इस पर जो बढ़ोतरी होगी उस बढ़ोतरी पर ही हमें जो है 30% टैक्स देना होगा। जो हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है, जितना हमको गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभांश पर ही हमको देना है। उदाहरण के रूप से मैं थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। माना कि हमें 10,000 रुपए का एयर ड्रॉप मिला। अब ये 10,000 का एयर ड्रॉप हमारी इनकम की तरह हो गया और हम इस मिले हुए एयर ड्रॉप को सेल नहीं करते हैं। हम अगर इसको होल्ड करके रखते हैं और कुछ समय बाद इस एयर ड्रॉप की वैल्यू 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाती है और हम इसे 20,000 में बेच देते हैं, तो हमें इस पर 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो हमें इस 10,000 रुपए के प्रॉफिट पर फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। यानी कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 रुपए का टैक्स निकलेगा। तो इस तरह से हमको देना है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगना है। वो क्या है? जैसे कि अगर हम अपनी ही क्रिप्टो को अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, इधर से उधर करते हैं अपने ही वॉलेट में, तो हमको कोई टैक्स नहीं देना है। जब हम अपनी क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, होल्ड करके हम रखे हैं अपने वॉलेट में, तब भी हमें कोई टैक्स नहीं देना है। जब हम इंडियन रुपीज से अपनी क्रिप्टो को बाई करते हैं, तब भी हमको नहीं देना है कोई टैक्स। जब हमें क्रिप्टो अपने ब्लड रिलेशन से गिफ्ट में मिलती है, जैसे हमारे पिताजी ने मान लिए दे दिया, हमारी माता श्री ने दे दिया, सगे भाई बहन से हमको क्रिप्टो मिला, तो हम यहाँ पे भी हमें कोई टैक्स नहीं देना है। इस तरह से जो गिफ्ट में हमारे ब्लड रिलेशन से हमको गिफ्ट किया, उसमें हमको नहीं मिलना है। और हमें क्रिप्टो के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, और उसके बाद इधर का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा कि जितने भी क्रिप्टो हमें ट्रांजैक्शन या वीडीए के ऊपर ट्रांजैक्शन हमने किए हैं, उन सब ट्रांजैक्शंस को हमको कैलकुलेट करना होगा और सब पे हमको देना होगा। तो ये रहा टैक्स के बारे में। और थोड़ा सा इसमें और भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी तबीयत हमारा साथ नहीं दे रही है, तो बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और थोड़ा सा जो डिस्टरबेंस रहा मेरी वजह से